वेलकम बैक टू माय चैनल कानूनी सलाह बाय एडवोकेट अपर्णा। आज हम तलाक के विषय में होने वाली कार्यवाहियों के संबंध में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये तलाक की कार्यवाही क्यों होती है। ये सब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विवाह क्या है। विवाह एक स्त्री और एक पुरुष का धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार बनाया जाने वाला वह बंधन है जो विवाह होने से पूर्व नहीं था। विवाह होने के पश्चात ही वह दोनों पति और पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। फिर चाहे वह विवाह हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई में हो, सभी धर्मों में ये जो विवाह होते हैं उनके लिए अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं और विवाह के बने रहने के लिए शर्तें भी लिखी हुई हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि तलाक लेने के लिए आपको न्यायालय के अंदर जाना पड़ता है। तो वही जो सारे कारण होते हैं वही सब इसके अंदर आधार माने जाते हैं तलाक की अर्जी के लिए, तलाक के आवेदन के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे तलाक के कारणों के बारे में कि तलाक आप किस कारण से न्यायालय में लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप तलाक की अर्जी दे रहे हैं तो आपका आधार मजबूत होना चाहिए, अन्यथा आपको तलाक नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह आती है कि जो तलाक की अर्जी होती है वह जो तलाक के आधार होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं कि अगर कोई स्त्री है और उसने अपने पति को, या कोई पुरुष है उसने अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार से 2 वर्ष या 2 वर्षों से अधिक समय के लिए छोड़ रखा है, ना उसके पास जाता है ना उसको लेके आता है, ना इसी प्रकार से स्त्री भी ना अपने पति के पास जाती है ना उससे कोई संपर्क रखती है, तो इसे परित्याग मान लिया जाएगा। परित्याग मान लेने से यह होगा कि आपको तलाक का आधार मिल जाता है, आप तलाक के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं। फिर आता है आपके लिए क्रूरता का आधार। क्रूरता आपको समझ में आता है शब्द से ही कि क्रूरता का मतलब होता है मारपीट करना, मानसिक यातना देना, दहेज नहीं लाने का ताना देना, या किसी भी प्रकार से उसके शारीरिक रूप रंग के बारे में कोई बखान करना। किसी भी प्रकार से कोई अक्षम व्यक्ति है, शारीरिक अपंग है, कुछ भी है, तो विवाह होते वक्त आपने सब देखभाल के विवाह किया होगा और विवाह हो जाने के बाद में अगर आप इस तरीके से कोई भी बात कहते हैं तो वह मानसिक क्रूरता ही मानी जाएगी। तो ये इस तरीके के कोई भी, जैसे पुरुष है, पुरुष के घर वाले स्त्री को बार बार ही ताना देते हैं कि तुम ऐसे घर से हो, वैसे घर से हो, या उसको खाने के लिए बराबर नहीं देते, कपड़े बराबर नहीं देते, जो उसकी दैनिक दिनचर्या के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो नहीं देते, ये सब क्रूरता की श्रेणी में आती हैं और वह किसी भी प्रकार से न्यायालय में आवेदन कर सकती है। या यही चीज़ अगर पुरुष के लिए हो, उसके साथ में कोई क्रूरता हो रही हो, तो पुरुष भी इस आधार पे, इस क्रूरता के आधार पे न्यायालय में जा सकता है। इसके बाद में जो कारण होता है वह होता है धर्म परिवर्तन का कारण। क्योंकि देखिए जितने भी विवाह अधिनियम बने हुए हैं सब में एक ही बात लिखी हुई है कि जो दोनों पक्षकार होंगे सेम धर्म से होंगे। अगर विवाह के समय मान लीजिए दोनों का धर्म सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन विवाह के समय भी दोनों का धर्म अलग था, तब भी विवाह हो जाने के पश्चात अगर उसने अपना धर्म फिर से बदल लिया है तो ये चीज़ दिक्कत वाली हो जाती है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम में 2 हिंदुओं की शादी होती है, शादी हो जाने के बाद में मान लीजिए पुरुष ने या स्त्री ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई बन गए या मान लीजिए मुस्लिम बन गए, कोई भी धर्म स्वीकार कर लिया, तो ये विवाह स्वतः ही खारिज हो जाता है और उसके लिए सिर्फ आपको न्यायालय में एक अर्जी लगानी होती है कि भाई इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया और मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो आपको इस चीज़ को एक आधार भी आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो जैसे मुस्लिम धर्म में जाते हैं तो ये जो मुल्ला मौलवी काजी जो लोग होते हैं इनके धर्म के, वह लोग एक प्रमाण पत्र देते हैं। वह प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो वह आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपको इस संबंध में गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसके बाद में धर्म परिवर्तन के बाद में ये चीज़ आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई स्त्री या पुरुष शादी के समय तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में उसको एक ऐसा संक्रामक रोग हो गया है जिससे कि अब ये विवाह को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। तो ये जो आधार होते हैं, संक्रामक रोग के जो आधार होते हैं,
ऐसी संक्रामक बीमारी होनी चाहिए जिससे मतलब एक व्यक्ति के दूसरे में आने से वह भी रुग्णित हो जाए। तो इस आधार पर भी आप न्यायालय में तलाक का आवेदन कर सकते हैं। मानसिक विकार का आपके पास में एक वो आधार बनता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक इस तरीके से मानसिक रोगी हो जिसने आपका जीना दुर्भर कर रखा हो, या वह आपको समझता ही नहीं हो, बात बात पे चिल्लाता हो, या ऐसी हरकत करता हो जो पागलों की श्रेणी में आता हो, पागलपन की श्रेणी में आता हो, तो इस संबंध में भी आपको न्यायालय में गवाह प्रस्तुत करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास में प्रमाण पत्र हो तो आप प्रमाण पत्र लगा करके भी ले सकते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी बातों में। तो आप इसके लिए गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसकी कोई आपके पास में वीडियो हो या कोई डिजिटल आपके पास में कोई दस्तावेज हो, वह आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसका व्यवहार इस प्रकार से है और इसके साथ में रहने से मेरा जीवन दुर्भर है। तो न्यायालय इस चीज़ को कंसिडर करके आप तलाक दे सकता है। फिर उसके बाद में बात आती है कि यदि पति ने या पत्नी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, उन्होंने अपने जो ये दुनियादारी है इसको त्याग के भगवान में भक्ति भाव में चले गए हैं, और उन्होंने मतलब जीवित रहते हुए ये भक्ति भाव का मार्ग पकड़ लिया है, या मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने ये जो सांसारिक जीवन होता है इसका त्याग कर दिया है, तब भी आप तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में ये भी आधार होता है कि भाई कोई जीवित रहते मृत घोषित हो गया है, तो भी आप तलाक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मृत घोषित होने वाली बात है थोड़ी सी हमको अलग सी लगती है, लेकिन ऐसा होता है। कई बार विधिक मृत्यु भी हो जाती है। विधिक मृत्यु वह चीज़ होती है कि हमारे जान पहचान में, हमारे आजू बाजू में जो भी हमारे जानकार थे उन सब के याददाश्त में पिछले 7 साल से यदि कोई व्यक्ति उनकी नज़र के सामने ही ना आए, 7 साल से वह उस एरिया से या उन सब मिलने वाले लोगों से बिल्कुल अलग हो जाए और उसके बारे में कोई खैर खबर ही ना हो, तो इसे विधिक मृत्यु मान ली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मृत घोषित होना होता है ये भी एक आधार बन जाता है तलाक लेने का, और न्यायालय तलाक दे सकता है। क्योंकि कंसर्निंग पर्सन जो भी मृत घोषित हो चुका है इस तरीके से, उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो ये विवाह फिर चलने योग्य नहीं रह जाता है और न्यायालय इस चीज़ को कंसिडर करके तलाक दे देता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हैं, 7 कारण मैंने आपको बताए हैं। इन कारणों के आधार पर आप न्यायालय से तलाक के आवेदन करके तलाक ले सकते हैं, और ये बहुत स्पष्ट कारण होते हैं। लेकिन इनमें आपको गवाह के थ्रू या डिजिटल दस्तावेज के थ्रू या फिर आपके कोई भी प्रमाण पत्र हो उनके थ्रू आपको कोर्ट को ये समझाना होगा कि जो मेरा आधार है उससे संबंधित यह डॉक्यूमेंट है या गवाह है और ये बिल्कुल सच है। इस प्रकार से आप तलाक का आवेदन कोर्ट में कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं इस विषय में कि आप तलाक की कार्यवाही कैसे करेंगे और तलाक की कार्यवाही होने के लिए सक्षम न्यायालय कौन सा होगा। तो जो तलाक की कार्यवाही है उसके अंदर सबसे पहले जो दोनों पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार वकील के पास अवश्य जाता है और वह वकील को अपनी पूरी दास्तां बताता है। तो वकील क्या करता है कि सामने वाले पक्षकार को एक नोटिस भेजता है, और मियादी नोटिस होता है 15 दिन का या 30 दिन का, कि आपका जो भी जवाब है वह आप मेरे को प्रस्तुत कर दें, या आपका जो भी पति या पत्नी है उसके घर पे आप अपना जवाब भेज दें। उसमें पूरी बात लिखी होती है कि आपने क्या काम किया है जिस वजह से अब मेरा पक्षकार आपसे तलाक लेने का इच्छुक है या तलाक लेना चाहता है, ये सारी बातें लिखी होती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, नोटिस का अगर जवाब आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जवाब नहीं आता है तो मामला जाता है कोर्ट में। जो कोर्ट में मामला जाता है ना, तो कोर्ट क्या चाहती है कि पहले दोनों पक्षकार मिलकर के सुलह कर लें। अगर सुलह करने से या बात करने से कोई बात बन जाती है तो कोर्ट कभी नहीं चाहेगी कि कोई घर टूटे। कोर्ट हमेशा चाहती है कि सबके घर बने रहें, लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसी होती है कि कोर्ट की कोशिशें करने के बाद भी घर टूट जाते हैं। तो जो ये सुलह की स्थिति होती है उसके लिए एक सुलह करवाने वाला सुलहकार भी दोनों पक्षों के बीच में नियुक्त करवाया जा सकता है, या फिर खुद ही आपसी सहमति से सुलह कर ले दोनों पक्षकार, ऐसा मौका कोर्ट पहले जरूर देती है। अगर सुलह की जो स्थिति होती है वह नहीं बन पाती है तो कोर्ट दूसरे पक्ष को अपना जवाब देने के लिए
कहती है। और दूसरा पक्ष जो होता है, नोटिस मिलने के बाद में, कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद में कोर्ट के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत कर देता है कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए ये सब झूठ है, मैं तो कोई तलाक नहीं लेना चाहता या चाहती, मेरा तो सब कुछ अच्छा है। तो ऐसी स्थितियों में फिर कोर्ट क्या करती है कि मामले को और आगे बढ़ाती है और जो गवाह होते हैं उनको कॉल करना शुरू कर देती है, गवाहों के नोटिस जारी करना शुरू कर देती है। और सबसे पहले तो वह पक्षकार जो आवेदन लेके आया था, जिसे वादी कहा जाएगा या प्रार्थी कहा जाएगा, वह प्रार्थी की तरफ से गवाहों को कॉल करती है। सारे प्रार्थी के जो गवाह हो जाते हैं, जिरह हो जाती है। उसके बाद में जो अप्रार्थी होता है जिससे कि तलाक चाहिए, उसके लिए भी नोटिस जारी किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। और जो अप्रार्थी होता है उसकी तरफ से भी सारे गवाह और सबूत प्रस्तुत करने का उसे भी मौका दिया जाता है। दोनों अपनी तरफ से गवाह और सबूत प्रस्तुत कर देते हैं। उसके बाद में दोनों के वकील या पक्षकार स्वयं अपनी बहस करते हैं न्यायालय की दी हुई तारीख पर। बहस हो जाने के बाद में न्यायालय करता है निर्णय, और निर्णय हो जाता है दोनों पर बाध्यकारी। दोनों ही पक्षों को न्यायालय का निर्णय मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये कार्यवाही होती है वह होती है विवाह के जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर होती है, और इन्हें कहा जाता है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय वह न्यायालय होता है जहाँ पर विवाह से संबंधित सारे मुकदमे निपटाए जाते हैं, फिर वह चाहे धारा 9 का दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का कोई काम हो, या फिर भरण पोषण से संबंधित हो, या फिर तलाक की अर्जी हो। ये जितने भी मामले होते हैं ये सब पारिवारिक न्यायालय में निपटाए जाते हैं। पारिवारिक न्यायालय आपका कौन सा होगा, तो उसके लिए क्षेत्राधिकार निश्चित होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्षेत्राधिकार आता है जहाँ पर शादी हुई थी, क्योंकि शादी जब होती है तो लड़की कहीं की होती है, लड़का कहीं का होता है। अब शादी अगर लड़की की लड़के के घर के उधर ही हुई थी, लड़की वाले जाकर के उधर जाकर के शादी करके आए थे, तो वो आपका क्षेत्राधिकार बनेगा। या फिर लड़के वाले लड़की के गांव में गए थे, वहाँ शादी करके आए, तो क्षेत्राधिकार उधर का बनेगा। या फिर दोनों जो पति पत्नी हैं अंतिम बार किस शहर में रहे थे साथ में, तो उस शहर का जो भी पारिवारिक न्यायालय होगा, उस कस्बे का, उस गांव का जो भी पारिवारिक न्यायालय होगा, वह आपका न्यायालय होगा जहां पर आप तलाक की अर्जी फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इसके अलावा और कौन से क्षेत्राधिकार हो सकते हैं जहाँ पे अर्जी लगाई जा सके। तो इसके दो और रास्ते होते हैं जहाँ पर प्रार्थी और अप्रार्थी यानी पति या पत्नी अभी वर्तमान में रह रहे हैं। जैसे पति एक शहर में रह रहा है, एक्स शहर में पति रह रहा है, वाई शहर में पत्नी रह रही है, तो एक्स शहर में भी जो भी पारिवारिक न्यायालय पड़ेगा आप उसके अंदर भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं, या वाई शहर जहाँ पे पत्नी या पति जो भी रह रहा है उसमें भी लगा सकते हैं। अब इनका जो मियाद होता है वह कितना होता है, 6 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर ये कार्यवाहियाँ निपटा दी जानी चाहिए। ये न्यायालय के ऊपर बाध्यता होती है। तो ये इस तरीके से ये पूरी कार्यवाही 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में निपटानी जरूरी होती है, और कोर्ट पूरी कोशिश करता है कि कार्यवाही को नियत समय अवधि में निपटा दी जाए। लेकिन अगर गवाह आने लाने में पक्षकारों की तरफ से कोई भूल चूक होती है या समय लगता है, तो इसमें न्यायालय की कोई गलती नहीं होती है, और न्यायालय पूरा कोशिश करता है कि यह आपका जो मामला है वह 2 साल के भीतर भीतर निपटा दे। तो अब ये बात आती है कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हमको जाना है तो वह हम धारा 13 के अंदर तलाक की अर्जी लगाते हैं। लेकिन यदि मुस्लिम विवाह हो और वह तलाक चाहते हों तब क्या किया जाए, तब उनको जो उनके शरीयत के सिद्धांत और धारणाएं मुस्लिम लॉ में लिखी हुई है, मुस्लिम लॉ एक अलग ही लॉ होता है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए ये लॉ बना हुआ है, और उस मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए जो मुस्लिम लॉ बना है उसके विवाह से संबंधित कानूनों का कोई उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन हो जाए, या वही 7 आधार जो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में लागू होते हैं वही 7 आधारों में से कोई आधार सामने हो, तो तलाक की अर्जी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी।
इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम होता है। विशेष विवाह अधिनियम होता है जैसे किसी ने आर्य समाज में शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया। अब प्रेम विवाह हो गया, एक लड़का है हिंदू और दूसरा है क्रिश्चियन, मतलब लड़की क्रिश्चियन है, तो ऐसे जो विवाह होते हैं ना, ये एक विशेष विवाह की श्रेणी में भी आ जाते हैं। शादी के बाद तो अगर क्रिश्चियन लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर ही लिया है, शादी कर ली है हिंदू लड़के से और धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गई है, तो उसके प्रमाण पत्र के साथ सीधा आप हिंदू विवाह अधिनियम में आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आर्य समाज में जाके शादी कर ली है दो विपरीत संप्रदाय के लोगों ने, तो ऐसे जो विवाह होते हैं ये विशेष विवाह अधिनियम के तहत चलेंगे। और विशेष विवाह अधिनियम की जो धारा होती है 27, उसके तहत इसकी कार्यवाही होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है कि किन आधारों पर आप तलाक ले सकते हैं, कहाँ पर आपकी अर्जी लगेगी, और अर्जी लगाने के लिए आपके पास में कौन से ऐसे 4 न्यायालय हैं जो आप किसी भी न्यायालय में जाके ये अर्जी लगा सकते हैं। और मैंने आपको इसके अंदर काफ़ी सारी बातें बता दी है जो तलाक से संबंधित होती हैं, तो उसकी प्रक्रिया भी मैंने आपको पूरी बता दी है, क्षेत्राधिकार बता दिया है। तो जब भी आपके संबंध में इस तरीके की कोई कार्यवाही, तलाक से संबंधित कोई कार्यवाही चल रही है या कुछ हो रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी कार्यवाही को आसानी से समझ सकते हैं और अपनी कार्यवाही स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक मामलों में वकीलों का होना आवश्यक नहीं है। यदि आप कानून की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप अपना मामला खुद लड़ सकते हैं, आपको वकील की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना वकील के भी आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं। सारा जो भी बातें आपको करनी है वह सारी बातें आपको करनी होगी आपकी आम भाषा में, क्योंकि न्यायालय जानता है कि आप कानून के ज्ञाता नहीं हैं, आप एक आम इंसान हैं, पर आप अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहते हैं, इसलिए वह आपसे कानूनी शब्दावली की अपेक्षा नहीं रखता है। आप बहुत आसान भाषा में अपनी बातें न्यायालय के सामने रखते जाइए, और यदि आप किसी प्रकरण पर अटकते हैं तो वह सारी कार्यवाहियाँ मैंने आपको बताई है। पहले नोटिस होगा, उसके बाद में न्यायालय के अंदर अर्जी दाखिल होगी। अर्जी आपको टाइप करनी नहीं आती, आप न्यायालय में जाइए, वहाँ बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे होते हैं, आप उनको अपनी बात बता दीजिए, वह आपकी अर्जी टाइप कर देगा, फाइल भी बना के दे देगा कुछ पैसे लेकर के। आप फाइल पेश कर दीजिए, अंदर कोर्ट रीडर होते हैं, वह आपको तारीख दे देंगे और कोर्ट खुद आपको बता देगा कि अगली तारीख पर आपके सामने आप गवाही है या बहस है या निर्णय की स्थिति है। तो ये बहुत साधारण प्रक्रम है, आप अपना खुद का मुकदमा भी खुद लड़ सकते हैं, आपको वकील की कहीं ज़रूरत नहीं होती है। आपको थोड़े सा कानूनी ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो वह मैंने आपको बता दिया है। आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ें और अपने पैसे बचाएं, अपना समय बचाएं, अपना न्याय पाएं और बने रहें मेरे इस चैनल पे। अपना जो भी कीमती समय आपने मेरा ये वीडियो देखने में लगाया उसके लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि आप ही की तरह कोई परेशान व्यक्ति हो या उसके पास पैसे नहीं हो और उसको मुकदमा लड़ना ज़रूरी हो, तो वह इस वीडियो के माध्यम से अपनी कार्यवाही को समझकर कोर्ट में अपनी कार्यवाही अपनी तरफ से कर सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में।